मुझे लगता है हम सब एक जर्नी में शामिल होते हैं और इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। हालांकि ऐसे मंचों पर हम उन लोगों का नाम नहीं ले पाते हैं, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मैं जहां भी रहा या हम सभी जहां भी होते हैं, हमारे पीछे बहुत सारे ऐसे चेहरे होते हैं जो अपना कंट्रीब्यूशन मांगने कभी नहीं आते, लेकिन हमारी अ, तथाकथित सफलता में या हमारे आगे बढ़ने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो मैं इस मौके पर उन सारे लोगों को याद करूंगा जिनसे मैंने पत्रकारिता सीखी, जिन्होंने मुझे बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन एक सहयोगी के तौर पर दिया, बतौर सीनियर जिनसे मैंने सीखा, और मेरे कोलीग्स जिनके साथ काम करके मैं मुकम्मल होने की तरफ बढ़ा। विनम्रता से मैं उन सभी को याद करके प्रणाम करके आगे बढ़ता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि मेरी पीढ़ी जो 50 साल करीब करीब उम्र के पूरे कर चुकी, उस पीढ़ी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण विषय इसलिए है कि हम एक ट्रांजिशनल फेज की जनरेशन है जिसने बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। टेलीविजन को भी हमारी पीढ़ी ने बतौर पत्रकार भी और एक व्यूअर के नाते भी, एक दर्शक के नाते भी, हमने टेलीविजन को बदलते देखा है। मैं यहाँ न्यूज टेलीविजन की भी बात कर रहा हूँ, जिसका मैं भी विनम्रता से हिस्सा हूँ, और मैं इंटरटेनमेंट चैनल्स और उस इंडस्ट्री की भी बात कर रहा हूँ। बीते 20 सालों में या 25 सालों में ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म का चेहरा बिल्कुल बदला है, बहुत तेजी से बदला। मैं आज याद करता हूं, और एंकर जो है वो एक हीरो में बदल गया, एक ऐसे हीरो में जो शायद दर्शक भी उससे उम्मीद करते हैं कि जैसे 73 में, 73 में अमिताभ बच्चन जब जंजीर के साथ पर्दे पर आए और अपने खास अंदाज में वो प्राण, जो एक बहुत ही नामचीन अभिनेता रहे, उनसे कहते हैं कि जब तक बैठने के लिए कहा न जाए बैठो मत। आज आपको कई टेलीविजन चैनल्स के एंकर उसी अदायगी में बात करते हुए नजर आते हो, जिनका अंदाज है कि बहुत बोल लिया आपने, अब बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप रहिए, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो अपनी जगह ठीक होगा, लेकिन अभी आपको वो सुनना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं। ये एंकर का अंदाज कभी था नहीं। मैं दुनिया के फलक पर भी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि एंकर का ये अंदाज कभी रहा हो। इसके पीछे क्या कारण है, ये हम सबके लिए गुनने का, बुनने का, चिंतन का, मनन का, विश्लेषण का विषय है कि एंकर में ये इमेज या ये एक बिहेवियरल चेंज क्यों आया। मेरी पीढ़ी जब पत्रकारिता करके उभर कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, उस समय टेलीविजन, अगर मैं याद करूं इस समय एसपी सिंह को, जिन्होंने आज तक की नींव रखी, तो मुझे याद आता है कि एक बहुत ही खाटी पत्रकारिता का वो चेहरा होते थे। एक खुरदुरा सा चेहरा जिस पर दाढ़ी, कोई बहुत सुगढ़ चेहरा नहीं। हालांकि आज भी भारत में इसको किसी और रूप में ना देखा जाए, लेकिन पुरुष एंकरों के लिए, एंकर्स के लिए अभी भी ये प्रतिमान नहीं है कि वो बहुत दर्शनीय हो, बहुत सुदर्शन हो। लेकिन इसी के कॉन्ट्ररी फीमेल एंकर्स के लिए ये पैरामीटर्स हमने जरूर रखे हैं। चैनल्स में आपको देखने को मिलेगा कि ये माना जाता है कि एक सुदर्शना जो लड़की है या महिला है, वो फीमेल एंकर के लिए उन पैरामीटर्स की बात करते हैं। ये शायद कई तरह के इसके पीछे सोच और दृष्टिकोण हो सकते हैं। लेकिन एसपी सिंह की मैं याद करूं तो जब वो छोटा सा अपना न्यूज कैप्सूल लेकर आते थे और जिसको हम लोग बहुत उत्सुकता से बतौर विद्यार्थी देखते थे, कालचक्र करके एक वीडियो मैगजीन उन दिनों आती थी जो हमारे डिपार्टमेंट में हमको दिखाई जाती थी, जो बाद में इसी टीम का, जिसने आज तक की नींव रखी, वही टीम उसका निर्माण करती थी। और बाद में हमने जब एक छोटा सा न्यूज कैप्सूल जो दूरदर्शन पर शायद आता था और बाद में इंडिपेंडेंटली भी वो वीडियो मैगजीन के तौर पर भी अवेलेबल हुआ, तो एसपी सिंह की अगर मैं बात करूं तो उसमें कोई बनावट नहीं थी। असहज भी थोड़े से वो स्क्रीन पर नजर आते थे। जैसे आजकल के एंकर तो ऐसा लगता है कि जन्मजात बॉलीवुड के अभिनेता है, और अभिनय, माफ कीजिएगा, आज एंकरिंग का एक बहुत अहम हिस्सा हो गया है। आपका अंदाज, आपका ड्रेसअप, आपका गर्जना जो आप स्टूडियो में बैठ के करते हैं, आप बहुत तेजी से चीखते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ काम करते हैं, तो आज के एंकर बहुत अच्छे अभिनेता भी हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, और मुझे भी आप उसी जमात का विनम्रता से एक
हिस्सा मान लीजिए, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है कि मैं भी अभिनेता एंकर, आप मुझे भी कह सकते हैं, और उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। लेकिन उस दौर में जब हमने फिर अ, वो एक दूरदर्शन के प्रभाव वाली एंकरिंग थी, जिसमें हम रजत शर्मा जी को भी देखते थे आपकी अदालत में, और मुस्कुराते हुए एक खास अंदाज उनका होता था बात करने का, जिसमें चुभती हुई चीजें भी बड़ी विनम्रता से और शालीनता से पूछी जाती थी। लेकिन 2000 के आसपास आते आते चीजें बदलने लगी। चीजें इस तरह से बदली कि करण थापर आए। करण थापर के साथ प्रभु चावला जो फिर अब लौटे हैं, वो लौटे सीधी बात के जरिए। और प्रभु चावला ने एक, जिसको मैं कहूंगा कि एक बैशिंग का सिलसिला उन्होंने एक अपने अतिथियों के साथ विनम्रता के साथ नहीं, एक अक्खड़ता के साथ उनसे सवाल पूछने का एक कार्यक्रम, मैं उसको देखता हूँ सीधी बात, जिसमें पूछा जाता था, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, ये बात आपकी सच्ची लग नहीं रही है मुझे, ये बात आपकी सच्ची है नहीं, क्यों क्यों आप क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों परेशान क्यों हो रहे हैं आप, आपको माफी मांगनी चाहिए, आपने गलती की है, आपने बहुत बड़ी गलती की है। ये एंकरिंग का स्टाइल हमने 2000 के आसपास देखना शुरू किया, जहां एंकर गेस्ट के पीछे पड़ जाता था कि नहीं आप माफी मांगिए। वो बार बार कहता था मैं क्यों माफी मांगू, लेकिन आप कहते थे नहीं, फिर इसका मतलब है कि आप बच रहे हैं, आप डर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। और पूरा इंटरव्यू अगर आप देखेंगे तो वो इंटरव्यू एक युद्ध की तरह होता था, जिसमें एक तरफ एक हमलावर एंकर होता था और उसके दूसरे सिरे पर अपना बचाव करता हुआ एक मेहमान होता था। लेकिन भारत में अभी भी ये परंपरा अभी तक बनी हुई है कि मीडिया में आना राजनेता अपना बड़ा ऐसा एक प्रिविलेज मानते हैं, और उनको लगता है कि बदनाम भी होंगे तो क्या नाम ना होगा। इसलिए वो कई बार उन सारी चीजों को, हालांकि ये परंपरा अब जाकर कुछ हद तक टूटी है, और अब काफी रिटेलिएट भी करने की एक परंपरा मैं देखता हूं, और कई बार इसी वजह से हम एंकर्स को कई बार कटघरे में भी खड़ा कर देते हैं मेहमान, और कहते हैं कि आप तो इधर हो गए, आप तो उधर हो गए, आपको तो कन्नी बांधनी पड़ेगी, आप किसी एक तरफ ज्यादा झुक रहे हैं, आप संतुलन लेकर नहीं चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी अब सुनने को आई। लेकिन 2000 से एंकरिंग का स्टाइल बदलना शुरू हुआ, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म भी बदल रहा था, क्योंकि इसके पहले का जो टेलीविजन था वो 90 से लेकर 95, और 95 से लेकर आप कह सकते हैं 96, 97, 98 तक भी न्यूज प्रस्तुत करना, सूचना देना ही समाचार चैनल्स का काम था। लेकिन 90 के दशक में, जब जहां तक मुझे ध्यान है कि जब जी टीवी ने पहला एक अपना न्यूज बुलेटिन हाफ एन आवर का शुरू किया, और उसका नाम दिया उन्होंने कि हम इंग्लिश में बात करेंगे इस बुलेटिन में, क्योंकि हमारा जो दर्शक वर्ग है वो भारत के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश भी है, क्योंकि हम सैटेलाइट न्यूज चैनल हैं। तो उन्होंने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी को मिलाकर एक अपना स्टाइल शुरू किया, और इस स्टाइल की आलोचना भी हुई, और ये बहुत मकबूल हुआ नहीं, बहुत प्रसिद्ध ये हो नहीं पाया। लेकिन 90 के दशक के बाद जहां प्रभु चावला, करण थापर, वीर सांघवी जैसे चेहरे दिल्ली में उभर कर सामने आए, जो अपने मेहमानों से एक अकड़ कर बात करते थे। वीर सांघवी को, करण थापर को आप याद करेंगे तो उनका ये चेहरे पर हाथ रखने का जो स्टाइल था, और उस स्टाइल के साथ वो जिस तरह से अपनी छोटी आंखें लगातार बहुत तीक्ष्णता के साथ, इंटेंसिटी के साथ अपने मेहमान के चेहरे पर गड़ा देते थे, तो वो अभिनय की भी एक परंपरा थी, जहां चेहरे पर कोई मित्रता भाव नहीं होता था, कोई फ्रेंडली जेस्चर नहीं होता था एंकर के चेहरे पर, कोई विनम्रता नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे सारे चुभते और कठिन सवाल पूछने के लिए ही उस मेहमान को बुलाया गया है। तो ये परंपरा 2000 में शुरू शुरू हुई, और न्यूज बदली उसी के साथ। एक प्रिंस, हरियाणा में कहीं किसी गड्ढे में गिरता है एक बच्चा, नाम शायद मुझे याद है, प्रिंस नाम था उसका, और पूरे देश को हम दिखाने लगते हैं कि गड्ढे में गिरे एक बच्चे को बचाने की कोशिश करिए। ये ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म के बदलाव की एक शुरुआत थी, क्योंकि टीआरपी की जंग शुरू हो चुकी थी, और ये हल्ला हर सप्ताह मचता था टेलीविजन चैनल्स में कि इस हफ्ते हम बुरी तरह पिटे, या इस हफ्ते हम बहुत तेजी से आगे बढ़ गए। इसीलिए जहां तक मुझे याद आता है कि 2008 या 6 के आसपास, या शायद आगे पीछे इसके मैं समय नहीं रिकॉल कर पाऊंगा, लेकिन वो किताब इसीलिए पीड़ा से भरी हुई वो किताब टेलीविजन जर्नलिस्ट की आई थी, मिलते हैं ब्रेक के बाद, शायद यही नाम था उसका, जिसमें टेलीविजन पत्रकारों ने अपनी पीड़ा रखी थी, और ये वो पत्रकार थे जो टीआरपी की लड़ाई से लेकर
तमाम चीजों में शामिल रहते थे, रिपोर्टिंग में, और कितना प्रेशर वो झेलते थे कि किस तरह से मीटिंग में चैनल के सीईओ, चैनल के संपादक, कई बार मैनेजमेंट से जुड़े लोग और रिपोर्टर्स किस तरह किसी नॉन न्यूजी सब्जेक्ट को भी न्यूज बनाने में जुट जाते थे। मैं ये नहीं कहता कि प्रिंस का गड्ढे में गिरना खबर नहीं है, लेकिन क्या वो इतनी बड़ी खबर है कि पूरे देश में प्रार्थनाओं का सिलसिला हम शुरू कर दें? और ये कराते हम ही हैं। प्रार्थना करिए, एक बच्चा गिरा है, उसकी जान की सलामती की दुआ करना हम सब का फर्ज है, तो शुरू करिए। और उसके बाद फिर माफ कीजिएगा, कई बार इसको पाप हो या पुण्य हो, कुछ भी किया नहीं मैंने, आधे हृदय से बच्चन जी की पंक्तियां हैं। तो ये हम लोगों के सर भी ये पाप और पुण्य जिस रूप में भी आप देखें कि हमारे सामने आता है, ये कि हम मंदिरों में पहुंच जाते हैं और एक पंडित जी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं पूजा करिए प्रिंस के लिए। पंडित जी पूजा करते हैं और हम शुरू कर देते हैं, तो शुरू हो चुका है पूजा पाठ का दौर। सीधे चलते हैं भोपाल के एक मंदिर में जहां प्रिंस की सलामती के लिए दुआ मांगी जा रही है। और ये क्रम फिर 2000 के बाद से मैंने बहुत तेज होते हुए इसको देखना शुरू किया, एक पत्रकार के तौर पर भी। और ऐसी कोई भी घटनाएं थी जिनमें कहीं कोई करुणा का पक्ष होता था, संवेदना का पक्ष होता था, वो सारे पक्ष शुरू हुए। और उसी के साथ टेलीविजन का एक अहंकार भी मैंने 2000 से देखना शुरू किया। आज टेलीविजन से हिलिएगा मत, आज अगर आप हिले तो आप बहुत कुछ चूक जाएंगे। आज भगवान टीवी पर लाइव, इस तरह की जो शब्दावली है, ये टेलीविजन के पर्दे पर चमकने लगी, ये सामने आने लगी। आज आपका भगवान टेलीविजन के 26 इंच के पर्दे पर। अब ये जो शब्दावली थी, ये सुनने में बड़ी बेवकूफाना लगती थी, बड़ी अहमकाना लगती थी, अजीब लगती थी। ऐसा लगता था कि ये हम क्या देख रहे हैं और भारतीय टेलीविजन ये क्या प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन टीआरपी की होड़, जिसको हमने अभी 1 साल पहले पूरी तरह से चौराहे पर आते देखा, और बड़े आरोप भी लगे कि किस तरह से टीआरपी, माफ कीजिएगा, नीलाम भी की जाती है, इसको भी हमने देखा, जो मुझे लगता है कि होना ही था। जब आप बाजारीकरण और आगे बढ़ने की होड़ में इतनी तेजी से कोशिश करते हैं जिसमें व्यवसायिक हित भी जुड़े होते हैं, तो आप बहुत सारी चीजें पीछे छोड़ते चले जाते हैं। इसीलिए आज के टेलीविजन में न प्रेमचंद हैं, न दोस्तोवस्की हैं। और पूरे न्यूज चैनल्स को आप उठाकर देख लीजिए, रीजनल न्यूज चैनल्स को, उस उत्तर प्रदेश को भी, जो साहित्य की जननी, या हिंदी साहित्य के बारे में अगर मैं कहूं कि एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु रहा है, उस उत्तर प्रदेश के भी रीजनल चैनल में आपको साहित्य का कोई 10 मिनट का कार्यक्रम भी नहीं मिलेगा। और इस पाप में हम भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं, कि हम भी शरीके जुर्म हैं कि हमने भी इस दिशा में कोई कोशिश नहीं की है। क्योंकि एक बड़ा सीधा तर्क हमारे पास होता है, जिसको हम टेलीविजन की भाषा में कहते हैं कि ये बिकता नहीं है साहब, बिकता नहीं है। बताइए, मतलब हमारी खबर बिकती है, खबर अब बिकाऊ हो गई है, ये मानना पड़ेगा सर। टेलीविजन की भाषा में तो ये आपको दिल्ली से लेकर सारे चैनल्स में ये चीज बिकेगी कि नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट अ सेलेबल पीस मैन, आप जाइए, ये बिकेगा नहीं, ये कहानी खत्म है, इसकी कोई खबर नहीं है। खबर क्या है? खबर वही है जिसमें कहीं कोई एक ऐसा उसको बड़ा सा हवा सा बना दिया जाए, ये टेलीविजन के लिए एक बड़ी खबर है। तो 2000 से ये टेलीविजन का बदलना शुरू हुआ, खबरों को लेकर हमारा नजरिया। करवा चौथ जैसे इवेंट राष्ट्रीय इवेंट क्या, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय इवेंट हो गए। आपको ऐसा लगता है कि उस दिन सारी महिलाएं जो हैं, उनका एक ही काम है कि वो सिर्फ अपने पति को छलनी से देखें, और डीडीएलजे जैसी फिल्में जो हैं उनके गीत दिन भर बजते रहें, और सजी हुई जो फीमेल एंकर्स हैं वो ये बताएं कि करवा चौथ का कितना महत्व है भारतीय संदर्भ में। और भारतीय न्यूज चैनल्स का एक बड़ा योगदान है कि उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में, भोजपुरी बेल्ट में, बिहार में, और उत्तर भारत के कुछ राज्यों में, जहां करवा चौथ, दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इसको छोड़कर जहां जहां करवा चौथ नहीं था, इवन मुझे लगता है अगर दक्षिण भारत में भी पहुंच गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये हमारा एक योगदान आप कह सकते हैं कि हमने करवा चौथ को पहुंचा दिया चारों तरफ। वहां से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म का चेहरा बदलना शुरू हुआ। और वहीं से शुरू हुआ एंकर का ये कहना कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे डैश 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 लगते हैं, नाम है हमारा फला फला एंकर। ये एक नायकत्व की तरफ एंकर का बढ़ना शुरू हुआ।
एंकर चबा चबा कर शब्द बोलने लगा। एक तरफ रोम जल रहा था और नीरो वंशी बजा रहा था। तो आपका ये अंदाज देखकर मुझे नीरो याद आ रहा है। कहीं ये एंकर पारसी थिएटर की तरफ चला गया, कहीं ये अमिताभ बच्चनी अदा में संवाद बोलने लगा, और दर्शक भी शायद ताली बजाने लगे। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में हमें ये नहीं भूलना होगा कि आखिर क्या दर्शक इसको रिजेक्ट कर रहा है? क्या आज भी दर्शक इन सारी चीजों को लेकर ऊब चुका है? मुझे बहुत सारा फीडबैक मिलता है, लोगों से मैं पूछता भी हूँ, वो कहते हैं साहब हम परेशान होने लगे हैं। अब टेलीविजन के जो स्टूडियो हैं वो बहस का केंद्र बन गए हैं, और वहां इरैशनल डिबेट्स जो हैं वो सरफेस पे आने लगी हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आप में से ही तो बहुत से लोग हैं जो उसको पसंद करते हैं। और ये कौन प्रवक्ता गण है जो युद्ध का मैदान समझकर स्टूडियो को आते हैं? लेकिन ये सब परिवर्तन 2000 के बाद घटना शुरू हुआ, और मुझे लगता है बहुत तेजी से घटना शुरू हुआ, और यहीं से एंकर के हीरो बनने की शुरुआत हुई। ये ऐसा हीरो था जो पर्दे पर आता था तो ताली भी बजती थी और कई बार उसकी हूटिंग भी होती थी। और आजकल तो माफ कीजिएगा, मुझे लगता है हूटिंग हमारी ज्यादा होने लगी है, क्योंकि लोग हमें देखकर कई बार हमारे बारे में, क्योंकि अ, जो मुझे लगता है 2008 के बाद सोशल मीडिया का जब बहुत ताकत से इमर्जेंस होने लगा 2005 के बाद, और सोशल मीडिया में जो एक बड़ा जबरदस्त क्लास आया, जो बिग बॉस भी देखता है और न्यूज चैनल भी देखता है, और सलमान खान की एंकरिंग में और एंकर की एंकरिंग में, न्यूज एंकर की एंकरिंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं करता। तो ये जो रोशन भाई होते हैं, जो बिग बॉस के भी फैन होते हैं, जो इंडियन आइडल भी देखते हैं, वो बड़ी आसानी से स्लिप करके एक न्यूज चैनल पर भी आ जाते हैं और बड़ी आसानी से एक कमेंट लिख देते हैं, ये एंकर या ये न्यूज चैनल तो बिका हुआ दिख रहा है, स्याला। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें भी लिखते हैं जिनको मैं यहाँ बोल नहीं सकता, आप सब हम जानते हैं। इसीलिए मैं तो विनम्रता पूर्वक मेरे कई जो यंग एंकर साथी हैं उनसे कहता हूं कि भैया, यूट्यूब पर जाकर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो कमेंट्स कभी मत पढ़ना जो आपको लेकर या आपके चैनल को लेकर वो टीका टिप्पणियां की गई है, नहीं तो आपका मानसिक संतुलन जो है वो गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि ये क्लास जो है इसके लिए कोई बैरियर्स नहीं है। ये भाई लोग घोस्ट नाम रखते हैं और इनका एक ही काम है ट्रोल करना, ट्रोलिंग आर्मी है, ये लोग ट्रोल आर्मीज है। तो ये खैर एक अलग बात हुई, लेकिन ये भी एक बदलाव का दौर था जिसको हमने 2005 के बाद महसूस करना शुरू किया। लेकिन एंकर का नायक होना, ये मुझे समझ नहीं आया। ये मुझे आज भी, मैं चाहता हूं कि एंकर तीखा हो, लेकिन तीखा होने के लिए क्या हंसना मना है? आप कितने कठिन सवाल पूछें, लेकिन क्या उसके लिए मुस्कुराना और अपने मेहमान को ये प्रेरित करना कि मेरा इंटेंशन खराब नहीं, मैं कोई मेरी मेरी कोई बदनीयती नहीं है इस सवाल को पूछने में, ना ही मैं किसी विचारधारा के घोड़े पर बैठकर ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। क्या ये चीजें हमारी बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट नहीं होनी चाहिए? ये सवाल मैं आप सब सुनने वालों पर छोड़ता हूँ और स्टूडेंट्स पर छोड़ता हूँ, जिन्होंने जर्नलिज्म को ऑप्ट किया है, चुना है। ये वो तय करें कि आखिर ये चीजें किस तरह से होनी चाहिए। लेकिन अब एंकर बड़े बड़े सामाजिक कार्यक्रमों में वो बड़ी बड़ी घोषणाएं भी करने लगा। मैं सुनता हूं कई नामचीन एंकर्स को, मैं तो विनम्रता से उस जमात में शामिल नहीं हूं। भोपाल को मैं अभी भी एक छोटा शहर मानता हूं, उस छोटे शहर का एक छोटा सा पत्रकार हूं। लेकिन मैं उन दिल्ली में बैठे बड़े एंकर्स को और उन प्रभुओं को जब मैं देखता हूं, और सामाजिक कार्यक्रमों में जब मैं उनकी टीका टिप्पणी को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि शायद इससे बचने की जरूरत है। क्योंकि आप लोकप्रियता के शिखर पर जरूर सवार हैं, लेकिन वहां बैठकर आप स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देकर ये बताना मत शुरू कर दीजिए कि इस देश में क्या बहुत अच्छा है और क्या बहुत खराब है। ये हमारा काम नहीं है। लेट ये लोगों को जज करने दीजिए, ये उनका हिस्सा है। और हमारे देश में एक प्रबुद्ध वर्ग भी है और आम वर्ग भी है, जिसको आप भले ही प्रबुद्ध न माने, लेकिन उसकी प्रबुद्धता पर संदेह करना बहुत बड़ा जोखिम उठाना होगा। और हमारा महान लोकतंत्र जो है वो हमेशा ये बताता भी रहा है कि लोग चुनौतियों के बीच में अपने चुनाव के जरिए ये बताते रहे हैं, जो भी सरकारें वो चुनते हैं वो ये बताते हैं कि उनके भीतर की समझदारी कितनी है। उस पर आप प्रश्न भी उठा सकते हैं और ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा अधिकार है। लेकिन ये एंकर के नायक बनने की शुरुआत थी, और यही वजह है कि आज एंकर किसी जज की तरह ऑर्डर ऑर्डर करता हुआ भी नजर आता है, और ये एंकर कई बार
मेहमानों के निशाने पर भी होता है, जो उससे बात करने स्टूडियो आते हैं, उसकी बातचीत का हिस्सा होते हैं उस प्रोग्राम की। लेकिन इस बातचीत के दौरान वो एंकर की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हैं और कई बार उसे किसी एक विचारधारा के साथ लपेटते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अब बेबाकी अधिक बढ़ी है न्यूज चैनल्स में, और इस बेबाकी के साथ आक्रामकता दोनों तरफ से बढ़ी है। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। लेकिन कई बार मैं देख रहा हूं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसकी तरफ से जो मेहमान आते हैं, वो कई बार एक नजरिए विशेष को स्थापित करने के लिए बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके लिए वो जिम्मेदार ठहराते हैं कि एंकर्स यानी हम लोग किसी एक नजरिए या विचार को स्थापित करने की कोशिश नजर आते हैं। तो ये लड़ाई मुझे लगता है आगे जाकर और तेज होगी, क्योंकि इसमें अभी कोई पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आता है। तो धीरे धीरे वो एंकर जो बहुत विनम्र होता था, बहुत मुस्कुराता था, वो धीरे धीरे 2000 में जख्मों पर नमक छिड़कने लगा। नमक भी इस अंदाज में छिड़कने लगा कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर तो देश ये मानेगा कि आपको कुछ आता ही नहीं है। जैसा आप और हम सब जानते हैं कि बाद में तो चैनल्स के स्टूडियो एंकर की सिंह गर्जना का भी केंद्र बिंदु बन गए, और एंकर की आवाज इतनी बुलंद होती चली गई कि ऐसा लगा कि इसके आगे कुछ है ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमारी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है। भारतीय टेलीविजन न्यूज चैनल की अगर हम बात करें तो 30 साल की अभी हमारी उम्र है। अभी हम यूरोप की तरह या अमेरिका की तरह हमारा इतिहास 50 या 55 के आसपास से शुरू नहीं होता है। तो अभी हम 30 साल के एक युवा ही हैं और हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और अभी बड़ी सारी चीजें आपस में खुलती मिलती भी नजर आई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इमरजेंस के बाद बहुत सारे एंकर सोशल मीडिया ने पैदा कर दिए हैं। और ये एंकर्स मुझे अभिनेता राजकुमार की याद दिलाते हैं, और इन सब का एक बड़ा चलताऊ सा शेर, इन माफ कीजिएगा साहब, आप मुझे ट्रोल कर सकते हैं। आप सब उस राजकुमार साहब की तरह ही एक घटिया सा शेर, राजकुमार साहब का शेर घटिया नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन उसी तरह के एक शेरो शायरी के साथ ये लोग नुमाया होते हैं और सारे एंकर्स और सारे मीडिया पर पानी फेरते हुए कहते हैं कि जर्नलिज्म करना तो सिर्फ हमें आता है, बाकी ये लोग तो सिर्फ अपना को बचा कर या अपने को बिकाऊ मीडिया की तरह आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह की जुमलेबाजी वो करते हैं। तो एक बड़ा परिवर्तन ये भी आया है। हमें विनम्रता से सीखने की जरूरत है। अभी भी मैं देखता हूं कि ऐसी नियामक संस्थाओं की बहुत कमी है जो टेलीविजन चैनल्स पर निरंतर निगरानी रखें, खासतौर से रीजनल चैनल्स पर, और उन्हें ये बताएं कि आपके भीतर क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि बाजार के दबाव की वजह से और टीआरपी की होड़ में आगे बढ़ने की वजह से हमने रीजनल मीडिया, रीजनल चैनल हम जरूर हैं। मैं एक ऐसे चैनल को बिलोंग करता हूं जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चैनल है, लेकिन जिस तरह से एक अखबार है कि उसकी अधिकांश खबरें मेट्रोज की होती हैं, रीजनल चैनल होने के बाद भी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चैनल होने के बाद भी हमारी अधिकांश खबरें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर यहीं तक कन्फाइंड होकर रह जाती है। जबकि राजेंद्र माथुर जैसे संपादक जो नई दुनिया और नवभारत टाइम्स में रहे, जब वो नई दुनिया में थे तो खाचरोद जो मालवा की एक छोटी सी जगह है, उसकी खबरें नई दुनिया के रीजनल पेजेस पर और कई बार फ्रंट पेज पर इतनी होती थी कि नई दुनिया को खाचरोद एक्सप्रेस तक कहा जाता था। और यही वजह है कि आज हर छोटे कस्बे में, चाहे वो गंज बासौदा हो भोपाल से लगा, पिपरिया हो, इटारसी हो, हर जगह का अपना एक रीजनल चैनल है, एक अपना रीजनल यूट्यूब चैनल है। और जिन्होंने पत्रकारिता के स्तर को, उन्होंने रीजनल खबरों को देखने की अपने शहर के दर्शकों की भूख को तो जरूर शांत करने की कोशिश की है, लेकिन पत्रकारिता के स्तर को रसातल में जरूर पहुंचा दिया है, क्योंकि न वो प्रोफेशनल पत्रकार हैं और न उन्हें मालूम है कि पत्रकारिता के या सूचना देने के इस काम को किस तरह आगे बढ़ाना है। शायद मैं अपने विचारों को बहुत नियंत्रित तौर पर प्रस्तुत नहीं कर पाया हूं, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। मुझे लगता है मेरा समय लगभग लगभग 20 मिनट के आसपास, अगर कुछ बचा हो तो मुझे सूचित कर दिया जाए, तो मैं कुछ और समय ले सकता हूं। अन्यथा मैं चाहूंगा कि मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करूं।